नमस्कार। अफसाने लेखनी के एक नए साक्षात्कार की कड़ी में हमारे साथ हैं आज शिवांश मिश्रा जी और सोनम। तो सोनम के साथ जानिए आप इस नए साक्षात्कार की दास्तान। धन्यवाद। मेरा नाम शिवांश है, शिवांश मिश्रा, और मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी रामानुजन कॉलेज से थर्ड ईयर फाइनल ईयर सेमेस्टर का मैंने भी एग्जाम क्लियर किया है 20 जून को। और मैं अब इसके बाद अपने पीजी की तैयारियां कर रहा हूं। आजकल थोड़ा लिखने का शौक है, तो कविताएं वगैरह और पढ़ने का शौक ज्यादा है। यूं कहो, लिखने के साथ साथ लिखता पढ़ता रहता हूँ। मूलतः मैं उत्तर प्रदेश गोंडा का निवासी हूँ और यहाँ अभी तो वर्तमान समय में दिल्ली में रह रहा हूँ, मालवीय नगर में। ये मेरा संक्षिप्त परिचय था। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आप हमें शुरुआत में अपनी कोई एक कविता सुना। जी, कविताएं तो खैर मैं शुरुआत से लिख रहा हूँ और कई सारे कविताएं मैंने लिखी, लेकिन मैं आपको एक कविता सुना रहा हूँ जो अभी जल्दी मैंने लिखा है। एक सेकंड। गुजरता हूँ मैं बरगद के नीचे से, जब भी गुजरता हूँ मैं बरगद के नीचे से, तो देख जड़ लताएं जो याद दिलाती है बूढ़े दादा की, जो कपकपी आवाज में बरगद की लहराती हवा की तरह कहते थे, कभी तो बैठ जाया करो हमारी आगोश में, जरा सुस्ता लिया करो मेरी घनी छांव में और कर लो आराम। ये बरगद भी ना बाबा जी के पैसों की तरह पतझड़ जैसे विपरीत परिस्थितियों में भी बचाए रखता है कुछ हमारे लिए पत्ते, जो समय समय पर हमारे काम में आता है। फिर मैं गुजरता हूँ केले के पेड़ के नीचे से, तो याद आती हमें दुबली पतली सी माँ, जो अपनी सीमित संपदा में भी खनिजों से भरपूर खाद्यान्न उत्पन्न कर लेती। कैसे, ये नहीं बता सकते, पर जब बैठता हूं मैं नीम के पेड़ के नीचे, तो याद आते हैं पिता, जो हमेशा कड़वी जबान में भी हमारी भलाई के लिए हमें मजबूत बनाते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी। और जब भी देखता हूं सांझ में चांद तारों को, मैं जब भी देखता हूं सांझ में चांद तारों को, तो पारिजात जैसे लगते हो तुम, जो हर सांझ में ओढ़ लेता है प्रेम और पग में बिछाकर असंख्य तारे प्रतीक्षा के लिए पुष्प तथा भावों के संग खिलते बुझते झरते हुए भोर से पहले ही बिखर जाते हो किसी उदास प्रेम की तरह। मैं तुम्हारे दूर जाने से नहीं रहता हूं दुखी, नहीं बहाता हूं व्यर्थ के आंसू। हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर लिखता हूं एक प्रेम पत्र और दबा देता हूं उसे मिट्टी में एक पौधे के संग, और सींचता हूं अपने हाथों से, ताकि संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलता रहे प्रेम की एक गूंज, जगती रहे और हमारे प्रेम की सुगंध हमेशा बनी। ये थी मेरी एक कविता जो भी मैंने जल्दी ही लिखी थी। जी, बहुत ही बढ़िया लिखा है आपने। इसमें अपने गांव के बच्चों के बारे में, उसकी खूबी को अपने जीवन में उतारने की बात कही है। आपने लिखना कब शुरू किया था? लिखने का तो पहले वो जो शुरुआत में सब सुनते पढ़ते हैं, टूटा फोटा लिखते रहते हैं, तो मैं जब 11th कर रहा था तो अचानक मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तक कोई ज्यादा समझ में नहीं आती, मतलब कविता कर रहे हैं क्या है कुछ नहीं। लेकिन 11th में अचानक से सुनते 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 मन में आया कुछ लिखना चाहिए, तो शुरुआत में लिखता था वही इसी टाइप शायरी की, हम रो रो के आंसुओं का टब भर पाए और नहा के चल दिए ऐसी टाइप चलती थी चीजें। फिर धीरे धीरे मुझे सीनियर्स का मार्गदर्शन मिला और वो बताने लगे ऐसी नहीं कुछ और चीजें होती हैं, पढ़ना चाहिए। फिर मेरा इतना इंटरेस्ट हुआ कि मैं 12th करने के बाद मैंने हिंदी बैकग्राउंड को चुना और हिंदी ऑनर्स करना शुरू किया ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। प्रॉपर मैं फर्स्ट ईयर से मतलब लिख रहा हूँ। उसके पहले मंचों पे जाया करता था,
सुनता था, कविताएं सुनाता था अपने उधर। मैं गोंडा का रहने वाला हूँ, तो थोड़ा हमारे यहाँ का जो परिवेश रहा है, हमारे कई मित्र हैं जो आज सक्सेसफुल कवि हैं, वीर रस के और सारे कवियों हैं जो बड़े बड़े मंचों पे जाते हैं, तो उन लोगों के साथ रहते थे तो सुनता था मैं। लेकिन लिखना अगर मूलतः देखा जाए तो ग्रेजुएशन से शुरू किया, जब समझ आई कि कैसे लिखनी चाहिए चीजें, तो ग्रेजुएशन मान के चलो। अच्छा, आपके कोई प्रिय कवि हैं जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं? हाँ, प्रिय कवि तो आदर्श के रूप में तो मैं सबसे ज्यादा डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जी को पढ़ता हूँ और उन्हें फॉलो करता हूँ। और वैसे तो समय समय पर चीजें बदलती रहती है। उनकी कई कविताएं, एक तो मधुशाला है और एक हथेली है, और एक इनकी एक कविता है कि जो बीत गई सो बात गई, जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। कविता है उनकी जो बीत गई सो बात गई। मैं उसकी कुछ लाइनें आपको बताता हूँ कि जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह टूट गया तो टूट गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके अपने छूटे, पर बोले टूटो तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो मुझे हरिवंश राय बच्चन जी बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं और मैं अभी भी उनको। कवि इसके अलावा तो मैंने कवि को पढ़ा, क्योंकि ग्रेजुएशन मेरा लिटरेचर से था, तो पढ़ता था, तो मुझे निराला जी प्रभावित करते हैं, जयशंकर प्रसाद। छायावाद से मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ, फिर उसके बाद नई कविता में आ जाते हैं मुक्तिबोध और अज्ञे की असाध्य वीणा, और अज्ञे यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मधमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा उर्दू लिटरेचर में, अरबी लिपि तो नहीं आती है लेकिन थोड़ा उर्दू लिटरेचर में पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें है कुछ गीतकार हैं, जैसे गुलजार साहब हैं, जावेद अख्तर साहब हैं, और नए गीतकारों में मनोज मुंतजिर हैं, इरशाद कामिल हैं। आजकल मैं इरशाद कामिल को ज्यादातर पढ़ रहा हूँ, तो यही लोग मुझे प्रभावित करते हैं। और शुरुआत में तो डॉक्टर कुमार विश्वास जी सबके प्रेरणा स्रोत, जब आदमी लिखना सीखता, भी मैं उनकी कई कविता जो अक्सर सुनता था। अभी जो नए लिखने वाले जो युवा कवि हैं, जो भी लिखना चाहते हैं, शुरुआत की है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल तो अभी हम लोग भी युवा ही हैं, लेकिन अब यही है कि अगर सीनियरिटी के मामले में देखा जाए तो मेरे हिसाब से ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि जहां तक मैंने अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने सुना है, क्योंकि हमारे पास भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, हर चीज होता है, बस हम उसको शब्द में नहीं प्रकट कर पाते, और शब्द के लिए हमें चाहिए वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी हमेशा पढ़ने से बढ़ती है। तो हम जितना लोगों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, एक जब तक गुड लिसनर नहीं बन पाएंगे, एक अच्छे श्रोता और अच्छे पाठक, तब तक हम भाव होगा लेकिन उसको व्यक्त करने में बहुत सारी दिक्कतें होंगी, कठिनाइयां होंगी। मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए और लिखना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए, कि जब पढ़ते रहेंगे तो हमें 3 चीजों की नॉलेज होगा। एक तो व्याकरण पता चलने लगेगा, ग्रामर की, जो उर्दू में जिसको गजल की रदीफ काफिया बोलते हैं, और हिंदी में छंद, तुक, लय, बंद आदि बोलते हैं। तो उन चीजों को थोड़ा देखते रहना चाहिए, और पढ़ते रहने से फिर वो अपने भाव आ जाते हैं। क्योंकि एक जगह इरशाद कामिल साहब ने लिखा है, कि अभी मैं कल ही पढ़ रहा था, कि इस दुनिया में कोई भी चीज यूनिक नहीं है, ना कोई मौलिक है, हर चीज कहीं ना कहीं से प्रभावित होती है, और हर एक चीजें कही जा चुकी हैं पहले से, उनको बस व्यक्त करने का अपना अपना नजरिया हो जाता है, तो उसको पढ़ने से ही आता है। मेरे हिसाब से पढ़ते रहना चाहिए, सबसे बेहतर काम। जी बिल्कुल। और जो हमारे जो लोग अभी नया नया लिखना शुरू किए हैं, अगर हम देखें कि अभी जो जितने भी कवि हैं, या फिर कवि कह सकते हैं, कि वो ज्यादातर गम की आंसुओं पे लिखते हैं, गम पे लिखते हैं। तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इन्हें ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो कि इन्हें बाकी दूसरी चीजें लिखने के लिए इन्हें प्रेरित करे? प्रेरित यही है कि एक दौर होता है जो आजकल सबसे ज्यादा प्रभाव में है और नहीं भी है, कि एक जो टीन एज होता है, आदमी जब 17, जो हम लोग बिता के आए हैं, 16-17 के चढ़ाव पे होता है, तो फिर उसके बाद एक मेरे सीनियर वो कहा करते हैं, अगर गम के अच्छे अच्छे शब्द ढूंढने हो तो जिसका ब्रेकअप हुआ है उसके पास जाओ, वो कमाल के वर्ड बताएगा अच्छे लहजे में। तो
उस हिसाब से अभी क्या है, सबसे बड़ी पहलू ये है कि जितना मैंने देखा है, अनुभव किया है कि हम कॉपी कर रहे हैं, लोगों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। फॉलो करना चाहिए और अपना यूनिक देना चाहिए, हमें कॉपी नहीं करना चाहिए। कि जैसे कोई एक कभी, अब जैसे अगर डॉक्टर कुमार विश्वास ने एक छंद में लिख दिया, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, तो आज 70% युवा उसी के पीछे एकदम उसी ढर्रे पे जा रहे हैं, एकदम वही चीज, कुछ यूनिक नहीं आ रही। तो यूनिक के लिए वही सारी बातें हैं कि पढ़ते रहना चाहिए, जो बार बार मैं दोहराऊंगा और मैं सुनते आ रहा हूँ। और गम से बाहर निकलने का तो यही रास्ता है कि जब हमारे अंदर वो समझ आ जाए कि एक दौर के बाद ये चीजें सब बकवास लगने लगती हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि शुरुआत में सब ऐसे ही लिखते हैं, धीरे धीरे जब पढ़ते हैं और एक दौर आता है, और सानिध्य बहुत जरूरत है। वो मनोहर राणा का शेर है कि उसका एक लाइन है कि ये ऐसे हुनर नहीं आया है, दावे हैं बड़े के पांव फन तब जाके फन आया है। तो वो जो हमारे अंदर चीजें ना कि लोगों से सीखना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, तो वहां से चीजें फिर बदलने लगती हैं। और अभी तो वो दौर होता है जब लोग गम पे लिखते हैं, उनके लिए तो यही है कि सुनते रहना चाहिए और पढ़ते रहना, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल। और अगर हम कहें कि नया लिखने के लिए या फिर नए विचार पाने के लिए हमें यात्राएं करनी चाहिए, इनसे भी हम लोगों से मिलेंगे, लोगों को जानेंगे, तो हमारे अंदर एक नई विचार आएंगे जिससे हम कुछ नया लिख सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपके इस बात से काफी सहमत हूँ। अगर हमें ना जाने का मौका मिल पाए, अगर यायावरी ना कर पाए, तो हर आदमी के पास इतना पॉकेट मनी होता है कि वो किताबें ले सकता है। तो बहुत कुछ अनुभव किताबों से भी सीखा जा सकता है। कि जैसे कोई ऐसी यूनिक जगह हम जहाँ जाने के लिए अफोर्डेबल नहीं है या हम सक्षम नहीं है, तो उसके बारे में बहुत सारे साहित्य पड़े हुए हैं, और जब हम उन पे देखते हैं तो घूमते रहने से, वो चाहे हमें मानसिक भ्रमण हो या शारीरिक भ्रमण हो। जब अभी मैं आज ही पढ़ रहा था, एक जगह लिखा था कि जब कुछ भी लिखने का ना मन हो रहा हो, ना भाव आ रहे हो, तो हमें नेचर के साथ चले जाना चाहिए, कुछ देर परखना चाहिए, लाइनें अपने आप आने लगती। तो मैं आपके इस बात से मैं सहमत रखता हूँ कि घूमते रहना चाहिए, तो यायावर होना चाहिए। जी बिल्कुल। आप इस पर क्या कहेंगे कि जगहों का लेखनी पर कितना प्रभाव पड़ता है? जैसे अगर कोई कवि है जो नदी के किनारे रहता है, कोई कवि है जो पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, पर्वतों के पास रहता है, तो इनके और दोनों कवियों की जो रचनाएं होंगी उसमें कितना अंतर हो सकता है? काफी अंतर हो सकता है, क्योंकि हम अपने अगर हिंदी साहित्य के इतिहास में देखें, हमारे जो पूर्वज कवि हैं, तो जो जहां रहते हैं वातावरण का प्रभाव बहुत पड़ा है। जब हम देखो, पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत, तो उनका जन्म स्थान उत्तराखंड है। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, मैं पढ़ रहा था अभी कुछ दिन पहले जब सेकेंड ईयर में था, उसी दौर में, तो जब वो सिलेबस में लगे हुए थे, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने सबसे ज्यादा अपना जो टाइम व्यतीत किया है वो नदियों के संग व्यतीत किया है, मैंने प्रकृति में। तो आदमी जो चीजें देखता है, अनुभव करता है, वही लिख सकता है। जो हम अनुभव करते हैं वही हमारी लेखनी के छाप में आता है। अब जैसे गद्य हो या पद्य हो, अगर उपन्यास को हम पढ़ते हैं तो उसके मूल तत्व में जाते हैं तो क्या आता है, परिवेश, देश काल, समय, परिस्थिति। ऐसे कविताओं में भी उनका समावेश होता है। तो स्थान का बहुत फर्क पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति जो शुरू से शहर में ही रहा है, जिसने गांव नहीं देखे, तो उसके प्रतिमान में बिल्डिंगें आएंगी, मेट्रोज आएंगे, और उसके प्रतिमान में ऐसे ही आएंगे जैसे कि दुष्यंत कुमार साहब का एक शेर है कि तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तो जो व्यक्ति वहां रहेगा वो उस परिवेश में लिखेगा, और जो एक दूसरी जगह से आएगा, जो गांव के परिवेश से रहेगा, मिट्टी के परिवेश में, वो जैसे एक हमारे सीनियर हैं आदर्श भैया, तो उनका एक बहुत प्यारा 4 लाइन है कि सजर आवाज कब देता है, शाखें कब बुलाती हैं। सजर मतलब पेड़ होता है। सजर आवाज कब देता है, शाखें कब बुलाती हैं, परिंदे की कतारें शाम तक घर लौट आती हैं, हमें गाँव में गूगल मैप से चलना नहीं पड़ता, पगडंडियां वहां खुद ब खुद रास्ता बताती हैं। तो वो उन्होंने शहर और गांव को दोनों जिया है, वो मिट्टी के कवि हैं। तो वो लिखते रहते हैं,
जैसे अभी एक डार्क हॉर्स के हैं नीलोत्पल मृणाल, तो उनकी हर एक कविता में किसान, गांव, मजदूर, प्रेमचंद जी को देख लो, उनके उपन्यासों में तो समय वातावरण का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उनकी किस स्थिति में है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। और आप हमें अपनी कोई दूसरी कविता का वक्त हो चला है तो एक और कविता सुना दीजिए हमें। हाँ, ये कभी बारिश की पहली बूंदों सी, बचपन की मीठी नींदों सी, सावन जैसे हरियाली सी, सूरज में चढ़ती लाली सी, बेवक्त घड़ी में आगे बढ़कर तुम भी मेरा हाथ गहोगे, कसम आज बस इतना रख लो, सदा हमारे साथ रहो। जंगल में संदल कैसे हो, दुनिया के अमंगल जैसे, सागर पानी बिन सूना हो, दरिया को नदी नमूना हो, दुनिया भर की बदनामी को तुम मिलकर मेरे साथ सहोगे, कसम आज बस इतना रख लो, सदा हमारे साथ रहोगे। इसका अंतिम बंद है ताकि तुम मन मंदिर की मूरत हो, काबा मक्का की जरूरत हो, तुम प्रेम की बहती नदियां हो, जिसमें डूबी हर सदियां हो, इन सदियों के मिट जाने पर भी क्या तुम मुझको याद रखोगे, कसम आज बस इतना रख लो, सदा हमारे साथ। तो ये कविता मैंने लिखी थी, और ये कविता मैंने हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है, मेले में खोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए, और एक वो थी कि रात आधी खींचकर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। तो ये दोनों कविताओं का इसमें कहीं ना कहीं समावेश आ गया है। मैंने उसको पढ़कर जिस मेरे अंदर जो विचार आया। जी बिल्कुल। और अगर हम अपने इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास को देखें तो इसमें जो अभी हमारे जो फिलहाल के कवि हैं रिसेंटली, और जो 10 साल पहले या फिर कह सकते हैं जो पुराने कवि हैं, उनके लेखनी में कितना अंतर है, कितना प्रभाव पड़ता है? मतलब अगर हम आज के कवियों को सुने और कुछ साल पहले के कवियों को सुने तो इसमें कितना फर्क समझ में आता है आपको? अब ये तो सीधा कहा गया कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो अगर हम समय के साथ परिवर्तन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम छूट जाएंगे। समय समय पर हमेशा बदलाव रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में ही देखा जाए तो भारतीय युग में कुछ और कविताएं होती थी, फिर उसके बाद जैसे जैसे आया छायावाद आया, प्रयोग आया, प्रगतिवाद आया, नए नवलेखन आया, और जो अब लिख रहे हैं जिसको नगेंद्र जी ने कहा है नवलेखन काल। परिवर्तन होता रहा है। पहले के लोगों में जो परिवर्तन रहा है, क्योंकि साहित्य में एक बहुत बड़ी धारणा रही है कि जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक उसको क्रेडिट और उसका वो नहीं माना जाता है, उसके ना रहने पर लंबे लंबे सेमिनार रखे जाते हैं। ये हमारे साहित्य में एक थोड़ा सा हिंदी साहित्य परिवार में इतनी सी कमियां हैं कि जब तक वो व्यक्ति है इस पृथ्वी पर तब तक तो उसको कोई तवज्जो नहीं, लेकिन उसके ना रहने पर उसकी वही कविताएं जो आलोचनात्मक होती हैं आगे चल के वो बढ़िया से उस पर सेमिनार रखे जाते हैं। तो परिवर्तन रहा है, और हम समकालीन में भी देखते हैं कि प्रतिमान बदल जाते हैं, जो जिनसे हम तुलना करते हैं वो चीजें बदल जाती हैं, भाव वही रहता है। प्रेम में दो ही चीज था, संयोग वियोग, जो कि अभी भी है तभी भी था। वो तो कालिदास के दौर में भी था, तब कालिदास बादल को लिखते थे मेघदूत, और अब है तो अब लोग चैट पे आ गए हैं, ब्लू टिक का प्रतिमान दे रहे हैं, इमोजी का प्रतिमान दे रहे हैं। समय समय पे प्रतिमान बदलता रहता है। जैसे निराला जी की एक कविता है कि दिवसावसान का समय मेघ में आसमान उतर रही थी संध्या धीरे धीरे धीरे। तो उनका एक अलग दौर रहा है जो उस दौर में लिखी गई थी और अब लिखी गई थी। बाद में ये हुआ कि यथार्थवादी लेखन शुरू हुआ जब हिंदी साहित्य, तो प्रेम से चीजें हटकर लिखी जाने लगी, जहां पर जिसको कहते हैं कि ये मार्क्सवाद विचारधारा से प्रभावित है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि थे या नहीं थे, वो एक अलग की बात हो जाती है। पर हाँ, परिवर्तन होता रहता है, इतना मैं मानता हूँ। और कुछ चीजों में अंतर है कि प्रतिमान बदल जाते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, लिखने की कला बदल जाती है। जैसे निराला जी के पहले कविताएं केवल छंदबद्ध होती थी, लय में होती थी। निराला जी ने मुक्त छंद कविता लिखनी शुरू करी, उसके बाद मुक्त कविताएं लिखी जाने लगी। जैसा अभी हमने शुरू में सुनाया प्रकृति और मैं, ये निराला जी के बाद से लिखी गई ऐसी कविताएं, और उसमें तुक लय नहीं रह गया और चीजें बदली। अब तो उर्दू साहित्य में भी नज्म लिखे जा रहे हैं तो बिना रदीफ काफिया के, और गजलों में भी कोई बाउंडेशन मीटर का रह नहीं गया है। तो धीरे धीरे समय के हिसाब से चीजें बदलने लगी।
बस वर्तमान में एक चीज की कमी है कि अध्ययन की कमी है। आदमी लिखना ज्यादा चाहता है, पढ़ना कम चाहता है। उसको ये लगता है कि ज्यादा से ज्यादा मेरी रचनाएं छपे, लोग मुझे सुने। तो उससे बेहतर है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेते हैं तो लिखना अपने आप हो जाएगा। कि जब एक दिन जो कागज है भर जाएगा तो छलकेगा ही कभी ना कभी, तो उसको परिवर्तन होता रहता है जहाँ पे महसूस। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन प्रकृति का नियम भी है। तो नमस्कार, हमें आपसे बात करके बहुत बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें भी अच्छा लगा, आप लोगों ने बुलाया और बहुत बढ़िया लगा, सही रहा है। अभी तो जी धन्यवाद। आप हमें ऐसे हमारी जिस्टे अल्फाज टीम को अपना प्यार देते रहिए। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्कार।